हमारे साथ हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी जो भी हमारे नाजरीन हैं उनसे अपनी कुछ बात करें। ओजस्वी बात रखी। कांशीराम साहब के प्रति आपके जो लगाव, कांशीराम साहब के प्रति आपकी जो भावना आपने व्यक्त की, उसके लिए बहुजन समाज आपका आभारी है। AIMIM पार्टी का बहुजन समाज आभारी है। मैं आज ऐसा अवसर है या ऐसा दिन है जो कभी भूला नहीं जा सकता है। ये हमारे लिए एक दुखद क्षण है कि आज के ही दिन सन 2006 में हमारे बीच से ऐसे महापुरुष का जाना हुआ जिन्होंने इस देश की सदियों से चली आ रही गैर बराबरी की व्यवस्था को झकझोर दिया और यह साबित करके दिखाया कि इस देश में जिन्हें अछूत, जिन्हें तरह तरह के नामों से जाना गया, उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन करके इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में अपनी शासन सत्ता स्थापित की और बाबा साहब के उस सपने को भी पूरा किया जिसमें बाबा साहब ने एक बात कही थी कि राजनीतिक कुंजी वह चाबी है जिससे सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। कांशीराम साहब ने इस मूल मंत्र को माना और इसी पर अपने संघर्ष को जारी रखा। कांशीराम साहब के विषय में मैं संक्षिप्त आप लोगों के सामने कुछ बातें ज़रूर रखना चाहूँगा। सम्मानित साथियों, कांशीराम साहब का जन्म पंजाब के रोपड़ ज़िले में हुआ था 15 मार्च 1934 को। कांशीराम साहब ने अपने जन्म के बाद इस देश में उस दौर को भी देखा जहां लोग आज़ादी की बात भी कर रहे थे और तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उसी दौर में बाबा साहब अपने उन अधिकारों के लिए लड़ रहे थे जिन्हें सदियों से वंचित किया गया था। बाबा साहब ने 1935 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक क्या, वो एक कार्यक्रम का जो है एक समरी थी और एक डिटेल था जिसका प्रकाशन वो नहीं हो पाया था। बाद में जाकर के वो पुस्तक के रूप में आई, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो बाबा साहब का जो संघर्ष इस देश में चल रहा था वो गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ था। बाबा साहब दो तरह से इस देश में संघर्ष कर रहे थे। एक तो वो लोग जो सदियों से इस देश में रहने वाले लोगों को गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर गुलाम बनाए रखना चाहते थे, और दूसरे वो लोग जो इस व्यवस्था को जीवित रखना चाहते थे। मैं क्योंकि खुल के ज़रूर बात रखूंगा इस विषय पर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि बाबा साहब का जो आंदोलन रहा है वो आज़ादी के आंदोलन से संबंधित नहीं रहा है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा, आज़ादी किस बात की? क्या हम अंग्रेज़ों से आज़ादी की बात करना चाहते थे? सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है। बाबा साहब ने अपने कई वक्तव्यों में जो है आज़ादी को लेकर के बात नहीं कही है, अपने अधिकारों को लेकर के बात कही है, जिसमें सबसे पहला जो परिदृश्य आता है वो 1930 के गोलमेज सम्मेलन से शुरू होता है। बाबा साहब का सामाजिक आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन 1930 में पहली बार इस देश को पता चला कि इस देश में गैर बराबरी के व्यवस्था के आधार पर इंसानों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उनको स्वच्छ पानी से दूर रखा जाता है, उनको कपड़े पहनने से दूर रखा जाता है, उनके अच्छे घरों को गंदा किया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि आप गंदे घरों में रहें, गंदा पानी पिएं और गंदा खाना खाएं। बाबा साहब का संघर्ष मानवीय संघर्ष था। अंग्रेजों से बाबा साहब ने अपने अधिकारों के लिए बात की। कुछ परिदृश्य, क्योंकि मैं कांशीराम साहब के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन
कांशीराम साहब के पीछे की जो एक बाबा साहब का संघर्ष रहा वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि लाइव चल रहा है तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने वो बिंदु ज़रूर रखूँगा कि क्या कारण रहा है कि इस देश में बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है उसको आज़ादी से नहीं जोड़ा जाता है। 1919 में भारतीय संविधान एक्ट आया था और जिसमें बहुत सारे नियम कानून बने थे, और उस कानून को रिव्यू करने के लिए, उस कानून की 10 साल के बाद समीक्षा करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें 1929 में आना चाहिए था, लेकिन 1928 में वो कमेटी आई इस देश में, जिसे सब लोग बखूबी जानते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इस देश में बाबा साहब के रिक्वेस्ट पर साइमन कमीशन 1928 में आया, इस देश में जाति व्यवस्था का आकलन करने, उनकी जाति व्यवस्था के आधार पर उनके रहन सहन की व्यवस्था को देखने और किस तरह से इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था चल रही है उसका मूल्यांकन करने के लिए वो कमेटी आई हुई थी, जिसका विरोध सबसे पहले लाला लाजपत राय ने किया। और ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के भ्रम फैलाया जाता है, मैं आप लोगों के सामने आज के दिन ज़रूर रखना चाहूँगा, जिसमें एक नाम लिया जाता है शहीद भगत सिंह का। शहीद भगत सिंह को सामाजिक ज्ञान का किसी भी तरह से कोई जो है अनुभव नहीं था। इस देश की जो वर्ण व्यवस्था रही है, इस देश की जो गैर बराबरी की व्यवस्था रही है, इस देश में जो अछूतपन रहा है, इस देश में जो जानवरों से बदतर जीने के लिए लोग मजबूर रहे हैं, उससे भगत सिंह बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ऐसा उनके व्यवहार से भी पता चलता है जब उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ और में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और उन्होंने इस कमीशन का विरोध किया। तो ये सारे परिदृश्य अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिन लोगों को इस देश में महापुरुष बनाया गया, जिन लोगों को ये कहा गया कि वो इस देश के लिए आंदोलनकारी थे, बात रखी और इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था रही है उसके आधार पर बाबा साहब को 1930 में लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। ये पहला अवसर था इस देश में, ये पहला अवसर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश में पहला अवसर हमें जानवरों से इंसान बनने के लिए अंग्रेजों ने दिया। ये 1930 में ये इस देश की सबसे पहली घटना रही जो हजारों सालों से जो है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था जिसको किसी ने नहीं सुना, उसको अंग्रेजों ने सुना और बाबा साहब को आमंत्रित किया कि आप अपने मुद्दे, आप अपनी बात को जो है गोलमेज सम्मेलन में रखें। 1930 में बाबा साहब ने जोरदार तरीके से उस बात को रखा और अंग्रेजों ने उस बात को माना। 1930 के बाद बाबा साहब की बात को लेकर के जिस तरह से इस देश में जो कहा जाता है राष्ट्रपिता के नाम पर महात्मा गांधी की बात आती है, क्योंकि आज भी ये सिद्ध नहीं हो पाया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी ये बात निकल के नहीं आई है कि उन्हें किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत, किस नियम के तहत उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उन्होंने बाबा साहब के रिप्रेजेंटेशन को गोलमेज सम्मेलन में विरोध किया और 1931 में अपने आप को प्रूव किया कि इस देश में अछूतों के लिए बाबा साहब नहीं, मैं स्वयं ही संघर्ष कर रहा हूँ। क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन 1932 में अछूत कहे जाने वाले समाज को, डिप्रेस्ड क्लासेस को अंग्रेजों की तरफ से कम्युनल अवार्ड दिया गया और वो कम्युनल अवार्ड इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था सह रहे थे उनके लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन करने वाला अंग्रेजों की तरफ से दिया गया तोहफा था, जिसमें बहुत सारे नियम कानून आए थे और इंसानी रूप से उनको जो है वो अधिकार मिलने वाले थे। लेकिन इन इंसानी अधिकारों को जो है एक व्यक्ति ने हमसे छीन लिया, मोहनदास करमचंद गांधी।
इन्होंने हमारे अधिकारों को पूना पैक्ट के तहत छीना और इस देश में पूना पैक्ट के माध्यम से राजनैतिक दलाल पैदा हुए और वही दलाल, अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि वही दलाल आज 131 नंबर के रूप में इस देश की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो इस देश में हो रहे जुल्म जातियों के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, अपना मुंह सिल के रखते हैं। जब उन्हें जमवाई आती है तभी मुंह खुलता है। कांशीराम साहब ने अपनी एक पुस्तक लिखी, चमचा यूं, जिसमें उन्होंने पूना पैक्ट के बारे में पूरी चीज़ लिखी और किस तरह से इस देश में चमचे लोग पैदा होते हैं आपके समाज से ही, जो आपको अंदर अंदर खा जाते हैं। कांशीराम साहब ने अपने शुरुआती दौर में पूना के एक्सप्लोसिव लेबोरेटरी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने एज ए साइंटिस्ट वहाँ पर ज्वाइन किया और कुछ घटनाएं वहाँ पर ऐसी हुई हैं जिसको लेकर के कांशीराम साहब का समाज के प्रति लगाव जागा और उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके बहुजन समाज के लिए संघर्ष शुरू किया। कांशीराम साहब ने अपने उस दौर में एक पुस्तक पढ़ी थी और पुस्तक थी वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, बाबा साहब ने 1935 में लिखी थी। उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ने के बाद कांशीराम साहब ने प्रण लिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन नहीं करूंगा, ना ही मैं अपने लिए कोई व्यक्तिगत संपत्ति बनाऊंगा। कांशीराम साहब ने यह भी प्रण लिया कि मैं किसी के जन्म या मरण पर नहीं जाऊंगा और जो भी मेरा जीवन है वो इस देश के बहुजन समाज के लिए लगाऊंगा। कांशीराम साहब ने उस समय 1971 में ऑल इंडिया SC ST OBC, जिन्हें बैकवर्ड कहते हैं, एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का गठन किया और इसके माध्यम से देश भर में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, जितने भी कर्मचारी थे, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी रहे हों, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हों, उनका एक संगठन बनाया और उनको जो है एक छत के नीचे एकत्रित करके उनके लिए संघर्ष किया और उनके जो है मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ समय RPI के लिए भी दिया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब के द्वारा बनाई गई एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसका अस्तित्व अंत समय में सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहा और उसको बहुत दूर तक नहीं ले जा पाए। कांशीराम साहब के अथक प्रयासों के बाद भी उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने जो है शुरुआती दौर में कर्मचारी संगठन बनाए और 1978 में बामसेफ का गठन किया, BAMCEF, बैकवर्ड, अगर शुरू में हम कहें द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, उनका गठन किया और इससे पूरे प्रदेश भर में जो है सभी लोगों को एकत्रित किया जो कर्मचारी थे। 1981 में DS4 का गठन किया और पहला राजनीतिक दल बनाया, जिसके माध्यम से लोगों में जो है राजनीतिक जागरूकता का भी प्रवाह किया। जब इसमें कुछ सफलता मिली तो 14 अप्रैल 1984 को इस देश में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई। यह पहली ऐसी पार्टी रही है जिसने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। बाबा साहब के जाने के बाद एक लंबा दौर गुजरा जिसमें बहुजन समाज, खास तौर से SC ST OBC के लोग शून्य काल को महसूस कर रहे थे, जिसकी भरपाई कांशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी के गठन करने के बाद पूर्ण की।
कांशीराम साहब के आंदोलन को हम दो तरह से देखते हैं। कांशीराम साहब ने सामाजिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक आंदोलन भी चलाया और गैर बराबरी की व्यवस्था का विरोध करते हुए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो संकल्पना रही है वह समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए रही। गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त कर इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना की बात हम करते हैं। इस देश में शिक्षा की बात कही, इस देश में रोजगार की बात कही और स्वास्थ्य को लेकर के जो है आगे हम बढ़े। और इसके लिए कांशीराम साहब ने बाबा साहब के उस मंत्र को गांठ बांध के रखा कि राजनीतिक सत्ता ही वह कुंजी है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने पूरे देश भर में संघर्ष किया। और आज हम ये देखते हैं कि कांशीराम साहब के संघर्षों की बदौलत ही इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार अछूत कहे जाने वाले लोग, जानवर से बदतर जिंदगी जीने वाले लोग, साफ पानी पीने वाले जो कहा जिससे दूर रखा गया, वो लोग इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया। ये इस देश के लिए सबसे स्वर्णिम दिन रहा है कि इस देश में अछूतों ने शासन व्यवस्था को संभाला। इसका सारा श्रेय कांशीराम साहब को जाता है। मान्यवर साहब ने जिस तरह का संघर्ष किया, वो संघर्ष अब उनके जाने के बाद फिर से उसी दौर में लौट रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे जो गैर बराबरी की व्यवस्था रही है वो फिर से जीवित होती दिख रही है। बहुत सारे उदाहरण हैं। 2007 में कांशीराम साहब के जाने के बाद इस देश में जो सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनी, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे जो सरकार बनी, उसने शासन में आते ही सबसे पहले इस देश के जो सुरक्षात्मक तंत्र रहे हैं, जो एक एक्ट रहा है, जो एक अधिनियम रहा है, कानून रहा है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, उसमें सबसे बड़ा फेरबदल हुआ और ये बहुजन समाज के लिए सबसे खतरनाक घड़ी रही है। और इसी घड़ी से हम ये मानते हैं कि बाबा साहब और कांशीराम साहब ने जिस विचारधारा को लेकर के इस देश में आंदोलन किया था, उस विचारधारा में बदलाव शुरू हुए। कांशीराम साहब ने धर्म के नाम पर इस देश में व्यवस्था जो रही है उसको स्थापित होने के लिए कभी भी कोई भी बात नहीं कही। लेकिन 2007 के बाद SC/ST एक्ट में जो बदलाव हुए वो ये साफ जाहिर करते हैं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में बदलाव हुए। बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा उदाहरण है कि बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यह मांग की कि इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यह संविधान इस देश में सामाजिक आधार पर आरक्षण देता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं कहता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जिनकी मजबूत है उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। और हमने इसका खामियाजा भी भुगता कि जिस समय इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने पूरे खुले तौर पर इसका स्वागत किया, जिसका खामियाजा आज SC/ST और OBC भुगत रहा है। आप इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं कि आर्थिक आधार पर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो आरक्षण दिया गया 10%, उसके जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसका आप देख सकते हैं कि आर्थिक आधार पर 8 लाख से कम सालाना जिसकी आय होगी उसको EWS का आरक्षण मिलेगा। 8 लाख का आंकड़ा अगर आप इसको महीने में तोड़ेंगे तो 66,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को छोड़ करके जो ये कम्युनिटी आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इससे जुड़े हुए अन्य लोग, इनको EWS में रखा गया है। और आप इसका आकलन देखिए कि इस देश और प्रदेश में
66,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब है और उसको 10% का आरक्षण मिलेगा।